वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में जो मैं बता रही हूँ, ऑलरेडी मैं पॉलिटिकल सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ के बारे में वीडियोस डाल चुकी हूँ। आज हम दूसरे कॉजेज़ के बारे में डालते हैं जिस वजह से कि वॉर शुरू हुआ था। तो अभी हम जाते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमी मतलब क्या? जिससे कि लोग अपना कमाई करते हैं, वेल्थ बनाते हैं, प्रॉपर्टी करते हैं और अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। सैलरी होने दो, वेजेस के बदौलत होने दो। तो इकोनॉमिक कॉजेस जो कि लोगों का भूख मिटाता है, उस में उनको क्या तकलीफ मिलने लगा जिस वजह से कि उन्होंने सोचा कि वो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध रिवोल्ट करेंगे। तो पहला इकोनॉमिक कॉज क्या था? एक्सप्लोटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। एक्सप्लोटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस मतलब जो भी हमारे कंट्री में जो भी रॉ मटेरियल्स निकलता था, जैसे कि अभी कोई भी चीज़ बनाने के लिए रबर का कोई हमें बनाना है, बैग बनाना है कि कुछ भी सूटकेस करना है, कुछ भी चीज़ रबर का बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल रबर चाहिए, रॉ रबर चाहिए। कॉटन क्लॉथ बनाने के लिए रॉ कॉटन चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर हमें बनाना है तो फिर उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। उस रॉ मटेरियल का यूज़ किए बगैर वो चीज़ प्रोड्यूस पहले कैसे होगा? कोई भी प्लास्टिक का चीज़ होने दो, रबर का चीज़ होने दो, खाने का चीज़ होने दो, कपड़ा होने दो, जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल में लाते हैं वो सब बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो क्या करते थे, अपने कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले रॉ मटेरियल्स को वो इंग्लैंड भेज देते थे। तो जब इधर से वो लोग भेज देते थे अपनी कंट्री में, तो फिर हमारे कंट्री में तो रॉ मटेरियल्स मिलेगा ही नहीं, और जब रॉ मटेरियल्स ही नहीं रहेगा तो फिर चीज़ें बनेंगे कैसे? हमारे कंट्री वाले उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? जबरदस्ती उनको वो चीज़ जो ब्रिटिशर्स अपने कंट्री से इधर लेकर आएंगे वो ही खरीदना पड़ेगा। इंडियन गुड्स तो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि रॉ मटेरियल्स ही नहीं है। इस वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी, उन लोगों का कमाई ही बंद हो गया क्योंकि जबरदस्ती सारे रॉ मटेरियल्स को ये लोग अपने इंग्लैंड में भेज दिया करते थे। तो अपने कंट्री में रिसोर्सेस की कमी होने लगी। कोई भी चीज़, कोई भी फैक्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं कर पाते थे। कोई भी फैक्ट्री बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल्स चाहिए ना, तो वही वो खाली कर देते थे। तो ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न हम देखते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब क्या? हमारे कंट्री का जो भी वेल्थ था, वेल्थ मतलब हमारा प्रॉपर्टी, मनी के तौर पर होने दो, गोल्ड के तौर पर होने दो, कोई इनकम के तौर पर होने दो, ये जो सारा प्रॉपर्टी हमारा वो अपने कंट्री में भेज दिया करते थे। जैसे अभी ब्रिटिशर्स लोगों को भी सैलरी मिलता था, उनका सेविंग्स रहता था, तो वो हमारे कंट्री में वो लोग कमाते थे, तो इधर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए उसको, लेकिन वो हमारे कंट्री में उसको यूज़ नहीं करते थे, अपने कंट्री में उसको भेज देते थे। जो भी सैलरीज मिलता था, इनकम्स मिलता था, प्रॉपर्टी जो था, हर तरह का जो भी इनकम होता था, जिस जिस तरह का जो भी सोर्स ऑफ इनकम होता था, वो सारा एक्स्ट्रा इनकम को अपने कंट्री में भेज देते थे और अपने कंट्री के लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ करते थे। हमारे कंट्री के फ़ायदे के लिए ना कहीं पे कोई रोड, ना हॉस्पिटल, ना स्कूल, ना कॉलेज, कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी डेवलपमेंट वाला कार्य करने के लिए हमारे लिए इस्तेमाल नहीं होता था। बस थोड़ा कहीं पे कुछ कर लेते थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते ही नहीं थे। मीन्स नेवर दे वर्कड एनीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। सब कुछ वो इंग्लैंड की भलाई के लिए ही करते थे। तो ये भी एक ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से भी हमारा देश गरीबी में जाने लगा। बहुत लोग पॉवर्टी रिडन हो गए, मतलब गरीब बनते चले गए। फिर अपना एक थर्ड पॉइंट है, डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। डीके मतलब नष्ट हो जाना।
कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब क्या, जो घर में छोटा छोटा जैसे सिलाई बुनाई लोग करते थे, कोई अचार बना लेते थे, पापड़ बना लेते थे, छोटे छोटे खिलौने बनाते थे। तो ये सब चीज़ें भी ख़त्म होने लगे। क्यों ये चीज़ ख़त्म होने लगे? रिसोर्सेस नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया था, रॉ मटेरियल्स ही नहीं था। रॉ मटेरियल्स मिलेगा तभी तो घर में कुछ बना पाएंगे। जब कॉटन ही नहीं है तो लोग स्पिनिंग और वीविंग कैसे करेंगे? कपड़े का उत्पादन कैसे कर पाएंगे? सिल्क ही नहीं है तो कैसे करेंगे? जो खाने की चीज़ें जो उत्पादन होता था, एक्स्ट्रा जो भी रहता था, लोगों से तो ज़बरदस्ती खा सब ले लेते थे और वो भी अपनी कंट्री को भेज देते थे। जब खाने की चीज़ रहेगा तभी तो लोग उसमें से कुछ भी बना पाएंगे। टॉयस बनाने के लिए भी एक तो मिट्टी का भी बड़े मुश्किल से, ऐसे साधारण मिट्टी से तो नहीं बनता था, उसके लिए अलग मिट्टी चाहिए, वो भी उनको लेने के लिए ब्रिटिशर्स का परमिशन की जरूरत पड़ता था। मीन्स हर तरफ से बांध लिए थे लोगों को, बंदिशों में रखे थे विद इन टू मेनी रेस्ट्रिक्शंस। तो वो जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज अपने अपने छोटे छोटे घरों में करके वो लोग चलाते थे, वो लोग तो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, वो लोग कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड, क्योंकि उनका रोजगार ही बंद हो गया। फिर और क्या हुआ? इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पेजेंट्री। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पेजेंट्री मतलब, ये जो मैंने एक वर्ड इधर लिखा नॉमिनल ड्यूटी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नॉमिनल ड्यूटी मतलब अगर कोई चीज़ हम दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं या तो अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो उसमें हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो नॉमिनल ड्यूटी किसके ऊपर रहता था? जो ब्रिटिश के गुड्स जो अपने कंट्री में आते थे उसके ऊपर वो लोग कम चार्जेस लगाते थे। उनके जो कपड़े लत्ते रहते थे, उनके जो खाने की चीज़ें रहते थे, उसके ऊपर वो कम चार्जेस लगाते थे। और हमारे इंडियन रॉ मटेरियल से बना हुआ गुड्स वो जो हमारे कंट्री में आता था उसके ऊपर वो हैवी चार्जेस लगाते थे। वो तो नॉमिनल ड्यूटी लगाते थे ब्रिटिश प्रोड्यूस गुड्स के ऊपर, लेकिन इंडियन प्रोड्यूस गुड्स के ऊपर वो लोग हाई चार्जेस लगाते थे। तो ऑटोमेटिकली क्या होता था? ब्रिटिश गुड्स सस्ते में मिलता था और इंडियन गुड्स महंगा हो जाता था। तो इंडियन गुड्स जब महंगा हो जाएगा, लोग खरीद नहीं पाएंगे, ऐसे तो लोगों के पास पैसे की कमी है, तो ऑटोमेटिकली उनको ब्रिटिश गुड्स खरीदना ही पड़ता था। तो ये होता था नॉमिनल ड्यूटी में, क्योंकि जिंदा तो रहना है, उनको तो खाना कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए जो सस्ता पड़ता था वही चीज़ों खरीदते थे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आई थी अभी, इकोनॉमिक का डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री जो लोग कल्टीवेट करते थे लैंड, उनके ऊपर इतना हैवी टैक्स रहता था, इतना ज़्यादा टैक्स चार्ज करते थे, तो एग्रीकल्चरल लैंड से जो भी वो कमाते थे वो ब्रिटिशर्स को ही देने में थक जाते थे, ब्रिटिशर्स को ही देने में उनका वो पैसा निकल जाता था। तो ये तो बहुत बड़ी तकलीफ थी फिर उन लोगों के लिए। तो लोग गरीब से गरीब होते चले गए। और क्या किया उन लोगों को? जो भी जब अभी सब लोगों के पास तो लैंड नहीं था, जिन लोगों के पास लैंड था टैक्स दे दे के इतना थक जाते थे कि अपने लैंड को बेचना शुरू किए, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो जबरदस्ती तो टैक्स तो लेते ही थे, नहीं तो मारना पीटना, उनके घर का सारा सामान उठा के लेके चले जाना, उनका घर के ऊपर कब्जा कर लेना, उनके फैमिली वाले को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना। तो इस वजह से उनको टैक्स तो भरना ही पड़ता था। तो जमीन बेचने लगे। तो पहले जमींदार के पास जमीन रहते थे, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती जमींदार से भी जमीन छीन के मनी लेंडर्स को दे दिया। और मनी लेंडर्स को जो दे दिया, वो मनी लेंडर्स कुछ नहीं सोचते थे, पीजेंट्स के बारे में वो जरा भी नहीं सोचते, बस अपने फायदे के लिए सोचते थे और बहुत ही हैवी इंटरेस्ट रेट में फार्मर्स को पैसा देते थे। अगर कोई लोन लेता था तो उसको हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो इसमें तो फार्मर्स और दबते चले गए, गरीबी से नीचे नीचे चले गए। फिर और एक पॉइंट है आपका ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने बताया था, पीजेंट्स के ऊपर जो तकलीफ हो रहा था, वीवर्स के ऊपर जो तकलीफ हुआ, रॉ मटेरियल्स नहीं है, सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बंद होने लगे, पीजेंट्स भी काम से बाहर निकलने लगे, सब मीन्स बेकारी बढ़ती चली गई, लोगों के पास काम ही नहीं था। और ब्रिटिशर जो भी काम देते बस छोटे मोटे काम देते थे, लेकिन अच्छा काम नहीं देते थे, और काम दे भी देते थे ना तो उसमें पेमेंट नहीं रहता था। जिनके
जिसके बदौलत उनका घर बार चल पाए। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में बढ़ता चला गया। फिर आगे हम इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली इंडियंस को तो उनके इनह्यूमन ट्रीटमेंट ही था। इंडियंस का चाहे कोई भी गलती ना रहे फिर भी बोलते थे तुम्हारी ही गलती है। सारे नियम कानून इंडियंस के लिए, ब्रिटिशर्स को कुछ भी कर ले लेकिन उनके लिए कोई दंड नहीं, लेकिन हमारे इंडियंस के लिए हर तरह का दंड था। तो कहीं पे भी इंडियंस सेफ थे ही नहीं। तो ये जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट की वजह से लोग बहुत तकलीफ में आने लगे। और उसके ऊपर इनह्यूमन ट्रीटमेंट और कहाँ पे? इंडिगो, ग्रोथ ऑफ इंडिगो, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो कल्टीवेशन करने की वजह से एग्रीकल्चर लैंड कंप्लीटली खराब हो जाता था, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। लेकिन इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप है, बहुत महंगा है, इंडिगो बेचने से बहुत पैसा मिलता है। इस वजह से वो लोग जबरदस्ती कर देते कि इंडिगो ग्रो करना ही है। और अगर कोई भी उनकी बात नहीं मानता था तो उस जगह पे, इंडिगो की जगह पे कोई दूसरा खेती कर लेता था तो उसको कंप्लीटली बर्बाद कर देते थे, वो खेती को नष्ट कर देते थे वो। तो फार्मर्स को फिर ज़बरदस्ती इंडिगो ही ग्रो करना पड़ता है। लेकिन इंडिगो ग्रो करने की वजह से अपनी ज़मीन को पूरी तरह से बर्बाद होते हुए देख के भी कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा इल ट्रीटमेंट था ब्रिटिशर्स का इंडियंस के ऊपर। और एक इकोनॉमिक कॉज के ऊपर हम जाते हैं, पॉवर्टी एंड फमीन। ऐसे फमीन मतलब भूखा, भूख हर तरफ बस लोग भूखे रहना, खाने के लिए ना मिलना। तो ऐसे 4 बार माइनर फैमिन हुआ 1765 से 1857 तक। ऐसे तो लोग गरीब थे, खाने को नहीं मिल रहा था, जीने के लिए साधन नहीं था, नो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और जो भी था वो नेचुरल कालामिटी, ड्रॉट, सूखा आ जाता था। आपने लगान मूवी तो देखा ही है, कैसे बारिश ना होने की वजह से लोगों को खेती करने को तकलीफ होने लगा, कर ही नहीं पाए खेती। पानी बरसेगा तभी तो खेती करेंगे, तो क्रॉप्स बड़े होंगे। तो ऐसे 4 बार माइनर फेमिन हुआ, जिस वजह से लोग और तकलीफ में आ गए, भूखमरी से जूझने लगे। फिर डिक्लाइन ऑफ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, ये जो उनका इनाम कमीशन 1852 में आया, इस वजह से ये जो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी खत्म होने लगा। उन्होंने क्या किया, 20,000 एस्टेट मतलब जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े एरिया उनके कब्जे में था, जो यहाँ पे वो फार्मर्स रखते, कल्टीवेशन करते थे, फार्मर्स को अपना शेयर देते थे और खुद लेते थे। इन्होंने क्या किया, वो 20,000 एस्टेट को कब्जा कर लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, ये बोल के कि आप लोग अनफिट हो, इसको चलाने के लिए अनफिट हो, इसीलिए हम इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, ऐसे बोलकर जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा किया। तो उनका तो कोई रक्षक तो था नहीं, तो जबरदस्ती ब्रिटिशर्स के हाथ में उनको देना पड़ा। और इस वजह से आप देखो, सिर्फ वो जमींदार के फैमिली वाले, लैंडलॉर्ड के फैमिली वाले बस तकलीफ में नहीं आए, जो फार्मर्स थे, जो उस लैंड में काम करते थे, वो सब भी अनएम्प्लॉयड हो गए, वो सब भी तकलीफ में आ गए। और ये लैंड को लेके उन लोगों ने किसको दिया, मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स। मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स मैंने तो बताया था, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देते थे। तो बस उनका मोटो था कैसे भी वो पैसा लूटेंगे और अपने कंट्री को भेज देंगे। तो इधर से आप जान सकते हो इकोनॉमिक कॉजेज से लोग कितना भूखमरी से तड़पने लगे, भूख से तड़पने लगे, ना खाने के लिए रोटी, ना पहनने के लिए कपड़ा, ना रहने के लिए छत, कुछ भी नहीं था। और उसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स को उनको टैक्स देना पड़ता था। तो सोचो कितना तकलीफदायक समय था, ब्रिटिशर्स जो उनको इतना तकलीफ दे रहे थे। फिर अभी हम आते हैं मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री, जो हमारे कंट्री का जो मिलिट्री है, तभी ब्रिटिशर्स भी जब आए थे तभी उन लोगों ने भी मिलिट्री कैंप्स लगाए थे। और मिलिट्री में हमारे इंडियंस को भी आर्मी में एम्प्लॉय करते थे, लेकिन किस तरीके से वो देखते हैं, जैसे इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर। वो लोग तो एम्प्लॉय तो कर देते इंडियन सोल्जर्स को, लेकिन
उनको थोड़ा सा ही सैलरी देते थे, बहुत ही कम, और बहुत ही बदतर व्यवहार करते थे। उनका कोई अधिकार नहीं था। ब्रिटिशर जो भी बोले, कोई भी चीज बोले, उनको करना ही था। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनको तकलीफ दिया जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, वो लोग अपने कास्ट के तौर पर कोई भी कहीं पे भी मार्क बनाते थे, टर्बन बांधते थे सिर के ऊपर, वो भी उनको अलाउड नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे वो अपने धर्म का पालन करे। बस ब्रिटिशर्स जो बोले वही करना है उनको। और एक क्या था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जो कि हुआ 1856 में। अकॉर्डिंग टू दिस, इंडियन सोल्जर जो रहेंगे ब्रिटिश आर्मी में, उनको कभी भी सी के मीन्स इंग्लैंड भी भेजा जा सकता है। तो इंग्लैंड जाने के लिए उनको सी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो सी क्रॉस करना, हमारे इंडियन ब्राह्मण्स कुछ लोग सोचते थे कि हम सी क्रॉस नहीं करेंगे, हमारे धर्म में नहीं है कि हम समुद्र पार करके जाएंगे। इसीलिए फिर उन लोगों को फिर तकलीफ दिया जाता था कि आपको सी क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे इंडियंस को धर्म का विरोध था, तो ये भी उनको बहुत तकलीफ देने लगा। और एक चीज हुआ, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी। तो बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी में रखा था, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी में रखा था, जिस वजह से क्या वो ब्रिटिश आर्मी कमजोर था, इंडियन सोल्जर ज्यादा थे। तो इन लोगों ने सोचा अभी हम एकजुट होके ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हम विरोध करके उनके विरुद्ध हम खड़े हो सकते हैं और ब्रिटिशर्स को हम दबा सकते हैं। क्यों? इनका नंबर ज्यादा था, ब्रिटिश आर्मी में इनका नंबर ज्यादा था। फिर ब्लेक ऑफ प्रॉस्पेक्टस प्रमोशन तो देते ही नहीं थे इंडियन सोल्जर्स को लोग। सूबेदार, जो कि किंग प्रिंस रूल के टाइम पे जो सूबेदार का पोस्ट मिलता था, उतने तक ही वो लोग जाते थे, उससे ऊपर वो उठाते ही नहीं था उनको, उसके ऊपर वो जा ही नहीं पाते थे, तो उनका प्रमोशन ही नहीं था। तो इस वजह से भी इंडियन सोल्जर्स बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं मिलता था। और एक आ गया इधर डिप्रावेशन ऑफ अलाउंसेस, कोई अलाउंस नहीं जाता था इनका। सोल्जर्स लोगों को अपना फैमिली अपने साथ रखने का परमिशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था परमिशन। उनको अपने फैमिली से दूर बाहर जाके काम करना पड़ता था, लेकिन उनको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिया जाता। उनको अगर फॉरेन भी भेज देते थे, बाहर काम करने के लिए भेजते, अपने देश से दूर भी भेज देते थे, लेकिन फिर भी उनको कोई अलाउंस नहीं देते, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते थे। और उससे बड़ी बात, जब उन्होंने ये पोस्टेज फ्री पोस्टेज एक्ट शुरू किया, उसके बदौलत पहले क्या था, सोल्जर्स को कम से कम वो लोग चिट्ठी भेजते थे, फ्रीली भेजते थे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट परमिशन था कि वो भेज पाएंगे, लेकिन उन्होंने वो भी बंद करवा दिया। नो फ्री पोस्टल सर्विस मीन्स कोई भी अगर अपने घर पे चिट्ठी भेजना चाहे तो फिर वो पैसा देके ही भेजेगा, उनको फ्री नहीं था। मीन्स सोल्जियर बन के काम करेंगे, अपनी जिंदगी दाव पे लगाएंगे, फिर भी वो चिट्ठी भी बगैर पैसा खर्चा के नहीं भेज पाते थे अपने घर वाले को। फिर फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, हाँ एक चीज उन्होंने किया था, कहीं पे तो ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स थे ही नहीं, ब्रिटिश सोल्जर्स थे ही नहीं। जैसे मैंने इधर लिखा दिल्ली और इलाहाबाद में ब्रिटिश सोल्जर्स ही नहीं थे, सिर्फ इंडियन सोल्जर्स थे। और जैसे तो मैंने बताया इंडियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन ज्यादा था, तो अभी इंडियन सोल्जर्स का पावर ज्यादा हो गया। वो लोग सोच ले कभी भी वो चाहे तो ब्रिटिश आर्मी को वो हरा सकते हैं। तो जब पर्शियन, क्रीमियन और चाइनीज वॉर हुआ, मीन्स ब्रिटिशर्स ये वॉर में इन्वॉल्व थे। पर्शियंस के साथ उनका वॉर होता था, चाइना के साथ वॉर होता था। क्रीमियन वॉर क्या है, रशिया के साथ उनका जो वॉर होता था, रशिया और ओटोमन के बीच पहले वॉर हुआ, फिर उसमें इंग्लैंड भी जुड़ गया। तो ये सब वॉर में इन्वॉल्व होने की वजह से तो इंडियन सोल्जर्स को तभी एकजुट होने का मौका मिल गया। तो वो लोग सोच ले कभी भी वो चाहे ब्रिटिशर्स को वो हरा सकते हैं। तो वैसे पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिशर्स किसमें, 1839 में, इधर आप देख सकते हैं 1839 से 42 फर्स्ट अफगान वॉर हुआ, उसमें ब्रिटिशर्स हार गए, ब्रिटिशर्स अफगान्स को नहीं हरा पाए।
फिर हुआ 1845 से 1849 पंजाब सिख लोगों के साथ वॉर हुआ, उधर भी वो पहले नहीं जीत पाए, पहले उनको हार ही मानना पड़ा। फिर उनका हुआ 1853 1856 क्रिमियन वॉर, उसमें भी ब्रिटिश सोल्जर्स हार ही माने। फिर 1855 से 1856 तक संथल्स ट्राइब उनके ऊपर अटैक किए, बंगाल के संथल ट्राइब्स उनके ऊपर अटैक किए, तो उधर भी ब्रिटिशर्स हार गए। तो ब्रिटिशर्स समझ गए कि उन इंडियन आर्मी के बगैर उनका पावर बहुत कम है। तो इस चीज का फायदा भी इंडियन सोल्जर्स उठाने लगे कि अभी ब्रिटिशर जब वीक है, हमारे बगैर वो लोग कुछ नहीं कर सकते, तो अभी तो हमें उनके विरुद्ध सिर उठाना ही है। तो ये तो हुआ 1856 था, तो 1857 में फिर अपराइजिंग हो गया। तो अभी तो ये इतने सारे कॉजेस मैं आपको बता चुकी हूँ। Always remember to like, share and subscribe the channel and keep on watching Knowledge Kit. Keep smiling. We'll meet in the next video with different causes of War of Independence. Till then, keep watching Knowledge Kit.